Hello everyone, this is Shahbaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the third part of CBSE Class 10 Economics Chapter 1 Development. Today we are going to learn about how to compare different countries or states. मतलब अलग अलग कंट्री और अलग अलग स्टेट को किस प्रकार से कंपेयर किया जाए. Number 1, usually we take one or more important characteristic of persons and compare them based on these characteristics. तो कहता है कि अगर हम लोगों को किसी दो पर्सन को कंपेयर करना हो तो हम क्या करते हैं, उन दोनों का किसी एक ही फीचर्स के बारे में बात करते हैं, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसको कंपेयर करने का काम करते हैं. Number 2, for comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. लेकिन अगर आपको किसी दो देश को कंपेयर करना हो तो उसमें आप लोगों को इनकम को देखना पड़ेगा. इनकम के आधार पर उन लोगों के बीच में हम जो है कंपेयर कर सकते हैं. Number 3, countries with higher income are more developed than others with less income. कह रहा है कि अगर जिस कंट्री में इनकम बहुत हाई हो तो उसे हम लोग डेवलप कहेंगे और जिसमें इनकम कम हो उसे हम लोग लेस डेवलप कहेंगे. नंबर 4, द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री. किसी देश का इनकम का मतलब होता है उस देश में रहने वाले सारे लोगों का इनकम. दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. तो ये हम लोगों को देता है कि पूरे देश का, उस देश का कितना इनकम है. नंबर 5, फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच यूजफुल मेजर. पांचवा पॉइंट यहाँ आता है कि अगर हम कंट्री को कंपेयर करते हैं तो टोटल इनकम जो है उसे मेज़र नहीं किया जाता है, यानी वो यूज़फुल नहीं होता है. नंबर 6, हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन. इसलिए हम लोग जो है किसी भी कंट्री का एवरेज इनकम को जोड़ने का काम करते हैं, यानी एवरेज इनकम के आधार पर हम कंपेयर करते हैं. ठीक है, अब सवाल आएगा कि हम उसे टोटल इनकम पे क्यों नहीं करते. टोटल इनकम पे करेंगे. जैसे मान लीजिए किसी देश का पॉपुलेशन बहुत ही अधिक है, उस देश का पॉपुलेशन करोड़ों में है और किसी देश का पॉपुलेशन लाखों में है. तो आप जो है ये सोच सकते हैं कि करोड़ वाला जो देश होगा उस देश में ज़्यादा लोग रहने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा लोगों का ज़्यादा इनकम तो होगा ही, और कम देश में कम संख्या जो है जिस देश का है वहाँ पे लोगों का, वहाँ पे तो उनका इनकम, टोटल इनकम कम ही रहेगा. लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस देश का पॉपुलेशन बहुत अधिक हो वो देश तब भी गरीब हो, वो देश तब भी डेवलप ना हो, और जो देश की पॉपुलेशन कम है वो क्या हो, वही डेवलप हो. तो ऐसा हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल इनकम को नहीं जोड़ते हैं, एवरेज इनकम को जोड़ा जाता है. तो एवरेज इनकम क्या होता है कि कंट्री के टोटल इनकम को जो है उस देश के पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है. इसे हम लोग पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं. नंबर 7, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम of USD 12736 per annum and above in 2013 are called rich countries. तो कह रहा है वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक तरीका निकाला है कि 12,736 US डॉलर पर एनम जो है, ये 2013 की बात है. अगर इससे ऊपर किसी देश का अगर इनकम है तो वो रिच कंट्री में आएगा, यानी उस देश को हम लोग रिच कंट्री कहेंगे. और किसी देश का पर कैपिटा इनकम अगर 1570 US डॉलर हो या उससे कम हो तो उसे हम लोग लो इनकम कंट्री कहेंगे. नंबर 9, इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2013 वाज जस्ट 1570 पर इनकम. तो कह रहा है कि इंडिया जो है ये लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है क्योंकि 2013 में इसका जो पर कैपिटा इनकम था वो 1570 US डॉलर था. अगला टॉपिक है हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. लेट अस कंपेयर द पर कैपिटा इनकम ऑफ महाराष्ट्र. अब यहाँ हम लोग स्टेट को कंपेयर करने की बात करेंगे. तो यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग जो है कंपेयर करते हैं हमारे इंडिया का 3 स्टेट, महाराष्ट्र,
केरला और बिहार को हम लोगों को कंपेयर करना है। महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार इज़ एट द बॉटम। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, मतलब वहाँ पे लोगों का इनकम की बात करते हैं, उस स्टेट का इनकम की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक है। महाराष्ट्र हाईएस्ट है, यानी तीनों महाराष्ट्र, केरला और बिहार में सबसे अधिक कौन है? महाराष्ट्र है। जबकि बिहार जो है वो सबसे बॉटम में है, यानी इसका इनकम जो है बहुत ही कम है। So, if per capita income were to be used as the measure of development, Maharashtra will be considered the most developed state of the three. इसलिए अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ये कह दें कि जिस देश का, जिस स्टेट का पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है वो देश डेवलप है, तो यहाँ तीनों स्टेट में जो है महाराष्ट्र वो दोनों को पछाड़ते हुए नज़र आता है। और महाराष्ट्र जो हम लोग को क्या लगता है कि महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पे रहेगा, वो वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ एक डेवलप है, तीनों में सबसे ज़्यादा डेवलप महाराष्ट्र ही है। ओके, लेकिन हम बात करते हैं दूसरे चीज़ की, एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन में क्या होता है, हम लोगों को सबको पता है केरला जो है सबको पछाड़ देगा, तो इस मामले में केरला जो है सबसे आगे चले जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या देखते हैं कि एक पर कैपिटा इनकम के हिसाब से क्या होता है कि महाराष्ट्र जो है सबसे आगे चला गया, लेकिन एजुकेशन के मामले में महाराष्ट्र जो है। अगला टॉपिक आता है हमारा पब्लिक फैसिलिटीज़। मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज डैट यू मे नीड टू लिव वेल। कह रहा है कि अगर आपके पॉकेट में पैसे हैं तो उस पैसे से जो है आप सारे वस्तु नहीं खरीद पाओगे जो आपको अच्छी ज़िंदगी दे सके। यानी एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें जो कुछ चाहिए वो सारे चीज़ जो है आप अपने पैसे से नहीं खरीद सकते। नंबर 2, इनकम बाय itself इज़ नॉट ए कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज़। तो कह रहा है कि इनकम, किसी का अगर इनकम बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है सब कुछ खरीद सकता है, यानी वो उसके पास ऐसा कोई मटेरियल गुड्स नहीं है या कोई सर्विस नहीं है कि वो सारा चीज़ का यूज़ कर सकता है। यानी पैसे से हर कुछ नहीं खरीदा जा सकता, सीधा कहने का मतलब यही है। नंबर 3, नॉर्मली योर मनी कैनॉट बाय द पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। जैसे आपको एग्जांपल बताया जाता है कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, लेकिन उस पैसे से क्या आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खरीद सकते हो? और इंश्योर डैट यू गेट अनएडल्टरेटेड मशीन्स अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू ए कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दोज थिंग्स। तो कह रहा है या फिर अगर आप जो है कोई ऐसा मेडिसिन खरीद सकते हैं जो ख़राब ना हो, मतलब आपके पास, आपको जो है पैसे होने के बावजूद भी आप ऐसे इन्वायरमेंट को नहीं खरीद सकते जो गंदा ना हो, जो पॉल्यूटेड ना हो, ऐसी वस्तु नहीं खरीद सकते जिससे मिलावट ना हो। ओके, तो कहा जा रहा है कि पैसे जो है सब कुछ नहीं होता, पैसे से हर कुछ खरीदा नहीं जा सकता। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़, या फिर मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़ अनलेस द होल ऑफ ए कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। तो कह रहे हैं कि मनी से जो है आप जो है डिजीज़ से दूर भी नहीं रह सकते जब तक आपका कम्युनिटी जो है उससे दूर रहने के कोशिश ना करे। यानी आपके आसपास अगर गंदगी है, आपके पैसे हैं लेकिन आपका जो कम्युनिटी में गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है इन्फेक्शन से बच नहीं सकते, बीमारी से आप बच नहीं सकते। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन सच अ वे दैट ही कैन एबल टू अर्न एंड फुलफिल हिज मटेरियलिस्टिक डिज़ायर। ह्यूमन डेवलपमेंट वो होता है यानी किसी एक आदमी का डेवलपमेंट, इस प्रकार का डेवलपमेंट कि वो जो है खुद पैसे कमा सके या फिर अपना जो मटेरियलिस्टिक जितना भी डिज़ायर है, जितनी भी इसकी इच्छा है उसको वो फुलफिल कर सके। ओके, अगला टॉपिक हमारा है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट्स। Since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable। क्योंकि कह रहा है कि 20th सेंचुरी 20वीं सदी के जो सेकेंड हाफ में जो है हम लोगों को साइंटिस्ट लोगों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बात वार्निंग दे दिया था कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास
डेवलपमेंट की जो है हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है, जो हमारा टाइप है या लेवल है हम लोग, तो वो जो है सस्टेनेबल नहीं है। मतलब सस्टेनेबल का मतलब होता है कि अपना डेवलपमेंट करना लेकिन किसी और को परेशान ना करना, यानी आपके डेवलपमेंट की वजह से फ्यूचर जनरेशन के लोगों को कोई परेशानी ना आए। तो ये जो है हम लोगों का अभी तक हम लोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त नहीं कर पाए। रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। कह रहा है कि रिसोर्स जो है वो हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग जो है क्रॉप्स और प्लांट्स की वजह से क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को ख़त्म करते चले जा रहे हैं। और नेचर में क्या होता है, रिसोर्स वो रिप्लेनिश होते चले जा रहा है। इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, इफ़ यू यूज़ मोर देन वाट इज़ बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्सेज। कह रहा है कि ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, अगर हम लोग जो है रेन के द्वारा जितना पानी रिप्लेनिश होता है, अगर उससे हम लोग ज़्यादा पानी यूज़ करने लग जाए तो इससे क्या हो जाएगा, ये इसका रिसोर्स का ओवर यूजिंग कहलाएगा। Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. तो कह रहा है ये जितने भी परेशानियां हैं ये सिर्फ किसी एक स्टेट, किसी एक नेशनल, किसी एक देश के लिए नहीं रहेगा, ये जो है पूरे वर्ल्ड के लिए एक चेतावनी बन जाएगी। Sustainability of development comparatively a new era of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये क्या है, नॉलेज का एक नया एरिया है जिसमें साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर और जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो लोगों को एक साथ मिलकर इस पर काम करना होगा। और डेवलपमेंट मतलब रिसोर्स को बचाने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा। तो यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।